वेलकम टू सत्यम क्लासेज। आज हम लोग बात करेंगे जंतु ऊतक। अगर आप लोग इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे हुए हैं पादप ऊतक, तो उसको जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, वहाँ से लिंक दे दिया गया है, तभी आपको यह अच्छे से समझ में आएगा। ऊतक में दूसरा टॉपिक है आज का जंतु ऊतक, यानी एनिमल टिश्यूज। तो पहले हम लोग ऊतक के बारे में इसका बेसिक नॉलेज जानते हैं कि ऊतक होता क्या है। तो ऊतक किसे कहते हैं? तो समान कार्य और समान संरचना वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं, जिसका कार्य और संरचना समान हो। अब ऊतक की बात करें तो ऊतक का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उस शाखा का नाम है हिस्टोलॉजी। अब आता है कि हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी जिसमें ऊतक का अध्ययन करते हैं, इसका नामकरण किसने किया था? तो इस शाखा का नामकरण मायर नाम के वैज्ञानिक ने किया था। और जो हिस्टोलॉजी शाखा है, उस शाखा की स्थापना जो है वह माल्पेघी मार्सेली ने किया हुआ था। और ऊतक शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वह किया था विचंट। तो तीन नाम यहाँ से हम लोग याद रखेंगे। पहला मायर, जो कि हिस्टोलॉजी शाखा का नामकरण दिया। मार्सेली माल्पेघी, जो क्या किया तो इस शाखा की स्थापना किया। और विचंट, जो ऊतक शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं। तो जंतु ऊतक में आते हैं। पादप ऊतक पहले वाले वीडियो में है, उसको देख लीजिएगा। तो बहुकोशिकीय जो जंतु होते हैं उसमें मुख्य रूप से 4 तरह के ऊतक पाए जाते हैं। वह 4 तरह के ऊतक कौन कौन है? तो पहला देख लीजिए, उपकला ऊतक जिसको एपिथेलियम टिश्यूज कहते हैं, संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यूज, पेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यूज, और तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यूज। ये 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत आता है और ऊतक के बारे में पूछ जाता है कि हाँ किस अंग में कौन सा ऊतक पाया जाता है, इसलिए गौर से सुनिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उपकला ऊतक, यानी कि एपिथेलियम टिश्यूज का। तो यह क्या होता है? तो जो हम लोग का बाहरी परत होता है, यानी अंगों का जो बाहरी आवरण बना होता है, और भीतरी अंग का जो भीतरी आवरण बना होता है, यानी कि बाहरी और भीतरी, ये मेरा उपकला ऊतक का बना होता है। और इसका काम क्या है मुख्य रूप से? तो इसका काम है, अब बाहर से है तो काम क्या होगा कि बाहरी आघातों से रक्षा करना, मुख्य रूप से काम इसका यह है। और साथ में बाहरी आघातों से रक्षा करने के साथ साथ यह अवशोषण और श्रवण में भी सहायता करता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं उपकला ऊतक का। तो उपकला ऊतक को भी 4 भागों में बांट दिया जाता है। वह 4 भाग कौन कौन है? तो सल्की एपिथेलियम, जिसको सिंपल एपिथेलियम के नाम से भी जानते हैं, स्तंभाकार जिसको कॉलमनार कहते हैं, घनाकार कोबाइडल, और पक्षमा भी जिसको सिलिएटेड टिश्यूज कहते हैं। अब ये जो है आपका उपकला ऊतक का भाग है। तो इसका भी काम कुछ कुछ सेम होगा, लेकिन आकार के हिसाब से इसको 4 भागों में बांट दिया गया कि अलग अलग आकार का है, लेकिन सबके सब एपिथेलियम है। तो सबका कार्य देखते हैं, कार्य भी कुछ कुछ डिफरेंट हो सकता है और आकार तो अलग है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग सल्की एपिथेलियम का। सल्की एपिथेलियम क्या होता है? तो यह त्वचा के बाहरी परत पर पाया जाता है। जो हम लोग का त्वचा के बाहरी परत है, यह जानते हैं कि त्वचा का जो बाहरी परत बना होता है वह किसका बना होता है? तो एपिडर्मिस का बना होता है। और तो मुख्य रूप से त्वचा के बाहरी परत, जैसे कि मुख गुहा हो गया, जीभ हो गया, और उसके बाद श्वास नली की बात करते हैं या ग्रास नली, ये सब जो बना होता है यह आपका सिंपल एपिथेलियम यानी कि सल्की एपिथेलियम का बना होता है। और इसके अलावा जो मेरा एल्वोलाई है, ये एल्वोलाई क्या होता है? एल्वोलाई जो हमारे फेफड़े होते हैं, तो फेफड़े में बहुत सारे वायु कोष जो हम श्वसन लेते हैं, तो वे ऑक्सीजन या वो जो हवा है वह एल्वोलाई में जाकर भर जाते हैं। और इसका काम होता है एल्वोलाई का हवा का, यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान करना। तो इसकी भी कोशिकाएं जो बनी होती है वह एपिथेलियम की बनी होती है। वो भी कौन सी एपिथेलियम? तो
सल्की एपिथेलियम यानी सिंपल स्क्वामस टिश्यू यानी एपिथेलियम। और तो एक तो एल्वेलाई जो बना होता है वो एपिथेलियम का बना होता है, सल्की का, और साथ में जो मेरा ब्लड वेसल्स है, रक्त वाहिनियां हैं, उसका भी निर्माण होता है, तो वो भी आपका सल्की एपिथेलियम से ही होता है। अब दूसरी बात करते हैं, अब इसका काम है तो देखिए हम लोग पहले ही देख लिए कि एपिथेलियम का काम मुख्य रूप से श्वसन और श्रवण में सहायता करना होता है, साथ में बाहरी अंग आघातों से रक्षा करना होता है, तो इसका भी काम लगभग वही होता है। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग स्तंभाकार एपिथेलियम। ये स्तंभाकार एपिथेलियम क्या है, तो देखिए नाम से ही स्तंभाकार, यानी इसका जो रचना होगा वह स्तंभ की आकार की होगा इस तरह से, तो इसी कारण से इसका नाम स्तंभाकार कर दिया गया। तो ये कोशिकाओं के मुक्त सिरे पर रसांकुर की तरह होते हैं और इसका भी काम होता है पदार्थों का अवशोषण और श्रवण करना। जैसे छोटी आंत के भीतरी स्तर देखिएगा तो तौलिया की तरह इसकी रचना होती है अंदर वाला, यानी ऐसे ऐसे निकला होता है, और मुख्य रूप से काम होता है इसका श्रवण और अवशोषण में सहायता करना। तो स्तंभाकार से इसलिए लिया गया कि देखिए इसकी आकृति होती है बिल्कुल स्तंभ की तरह होती है, इसलिए इस तरह के एपिथेलियम ऊतक को कहा गया स्तंभाकार यानी कॉलमनार एपिथेलियम। और ये मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है उसको याद रखना है। तो वो कहाँ पाया जाता है, तो छोटी आंत का जो भीतरी स्तर होता है वह पाया जाता है, उसमें पाया जाता है मेरा ये सल्की एपिथेलियम। अब बात करते हैं घनाकार का, यानी इसका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम तो देखिए जितने भी हमारे ग्लैंड्स हैं जिसे मुख्य रूप से श्रवण होता है, जैसे कि लाल ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि या फिर वृक्क नलिका, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं यानी ग्रंथियां होती है, वो सब के सब घनाकार एपिथेलियम का बना होता है। घनाकार कहने का मतलब कि इसकी आकृति बिल्कुल घन की तरह होगी ऐसे, यानी इसकी आकृति जो होगी वो बिल्कुल घन की आकृति की तरह होती है। इस कारण से इसको घनाकार एपिथेलियम के नाम से जाना जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है इसको याद रखना है। तो कहाँ पाया जाता है, तो मुख्य रूप से जो हमारे ग्लैंड्स बने होते हैं, ग्रंथियां बनी होती है, वह घनाकार एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक, पहले सल्की में देखे तो सल्की में क्या मिला कि जो बाहरी परत बना होता है मुख्य रूप से सल्की का होता है। उसके बाद से मुख गुहा हो गया, ग्रास नली हो गया, श्वास नली हो गया। उसके बाद देखिए स्तंभाकार, तो स्तंभाकार में क्या देखे हैं, तो जो हमारा आहार नाल के भीतरी स्तर है, खासकर छोटी आंत के जो भीतरी स्तर है वो स्तंभाकार एपिथेलियम का बना होता है। फिर देखें घनाकार, जितने भी हमारे ग्रंथियां होती हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वो सब घनाकार एपिथेलियम के बने होते हैं। और बात करते हैं पक्षमाभी एपिथेलियम, ये कैसा होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है कि सब लगभग ज्वाइंट होता है, यानी कुछ आपको घनाकार भी मिलेगा, कुछ आपको क्यूबॉइडल भी मिलेगा, और क्या बोलते हैं कि कॉलमनार यानी कि स्तंभाकार मिलेगा, और कुछ आपका सल्की भी मिलेगा। और ये मुख्य रूप से वैसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां पर जो आपके स्रावित होते हैं उसको एक निश्चित दिशा दे, जैसे कि आपका हाँ चलिए, जैसे कि बात करते हैं कि मेरा अंडवाहिनी हो गया, फिर उसके बाद श्वास नली हो गया, जहाँ से उसकी एक दिशा प्रदान करता है। तो वैसे स्थान पर पाया जाता है मेरा पक्षमाभी एपिथेलियम यानी कि सिलिएटेड टिश्यू। चलिए हम लोग उपकला ऊतक को देख लिए, अब हम लोग बात करते हैं संयोजी ऊतक। देखिए नाम से ही है संयोजी ऊतक। संयोजी का मतलब ही होता है संयोग करना, एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है, यानी विभिन्न अंगों और ऊतकों को जोड़ने का काम करता है संयोजी ऊतक। और इस प्रकार के ऊतक की कोशिकाओं की संख्या कम और अंतरकोशिकीय पदार्थ ज्यादा होते हैं। तो देखिए अब किसी भी दो चीज को जोड़ने के लिए कोई ना कोई पदार्थ चाहिए, तो संयोजी का मतलब है जोड़ना। तब से एक ये ऊतक या ऐसे हुआ ऊतक बना, तो इसको जोड़ने के लिए जो पदार्थ की जरूरत पड़ती है, जो पदार्थ में भरा होता है, उस पदार्थ को बोलते हैं मैट्रिक्स। यानी कि दो संयोजी ऊतक
को जोड़ने के लिए जो उसके बीच में जो हम पदार्थ का उपयोग करते हैं यानी उपयोग होता है उसको कहते हैं मैट्रिक्स। संयोजी ऊतक में मुख्य रूप से आपका कोशिकीय स्थान कम और उसके बीच में मैट्रिक्स ज़्यादा रहता है। अब संयोजी ऊतक की बात करते हैं तो संयोजी ऊतक भी यहाँ पर देखते हैं कि बहुत प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक संयोजी ऊतक, तो और उसके बाद हुआ आपका वसा संयोजी ऊतक, और वसा के बाद आपका पीला तंतुमय हुआ, श्वेत तंतुमय ऊतक हुआ। तो बहुत तरह से संयोजी ऊतक होता है। और संयोजी ऊतक में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि रक्त जो है वह किस प्रकार का ऊतक है, तो वो भी एक संयोजी है, वह संयोजी में तरल संयोजी ऊतक है। तो रक्त की चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे, उसका टॉपिक बड़ा है, तब तक के लिए हम इस ऊतक के बारे में कुछ देख लेते हैं। हाँ, तो संयोजी में तो इसको पाए तो वास्तविक, तो वास्तविक में भी कितने प्रकार होते हैं, जैसे कि वसा संयोजी ऊतक। तो वसा कहने का मतलब कि इसमें त्वचा में वसा की कुछ बूंदे गांठे नुमा भरी होती है जिसको हम चर्बी के नाम जानते हैं, और यह त्वचा के जो निचली परत होती है उसमें एक गांठे नुमा की रचना हो जाती है। और चर्बी, यह इसका काम क्या होता है, तो इसका काम मुख्य रूप से भोजन को संचित करना होता है, और साथ में जो चर्बी होती है वह तापरोधक होती है। इसका अंश यह ठंड में शरीर को ताप से बचाती है, ठंड से बचाती है। अब श्वेत तंतुमय ऊतक, तो श्वेत जो निर्माण करता है किसका, टेंडन, और टेंडन का नाम जानते हैं कि टेंडन का काम क्या है, तो अस्थि और मांसपेशी को जोड़ने का काम करता है। यानी अस्थि और मांसपेशी को जोड़ को क्या कहते हैं, तो टेंडन कहते हैं। तीसरा बात आता है पीला तंतुमय ऊतक, और पीला तंतुमय का काम क्या होता है, मुख्य रूप से लिगामेंट का निर्माण करना, और लिगामेंट का काम जानते हैं कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। अब आते हैं हम लोग तीसरी बात, इसी में चलाते हैं संयोजी में। तो वास्तविक देख लिए। अब एक ऊतक होता है कंकालीय ऊतक, और कंकालीय से आपको पता होगा कि कंकाल जो हम लोग का पूरा शरीर बना हुआ है वह कंकाल का ही बना हुआ है, चाहे वह सिर से लेकर पैर तक जाइए पूरा एक कंकाल से ही रचना हुआ है। तो कंकाल को भी दो भाग में बांटते हैं, अस्थि और उपास्थि। इसको देखते हैं, अस्थि और उपास्थि। तो सबसे पहले बात करते हैं कंकाल ऊतक। तो कंकाल दो प्रकार के, एक उपास्थि और एक अस्थि। उपास्थि क्या होता है और अस्थि क्या होता है इसकी बात करते हैं। तो पहले उपास्थि ऊतक की बात करते हैं, तो इसको हम कार्टिलेज के भी नाम जानते हैं। तो इसमें मैट्रिक्स लसलसा होती है, खासकर इसके मैट्रिक्स जो होंगे वह काफी लसलसा होंगे, मुलायम होंगे, और इसमें एक विशेष प्रकार की रचना होती है जो प्रोटीन भरा होता है, उसको कोड्रीन कहते हैं। देखिए कुछ कुछ ऐसे हमारे पास हमारे शरीर के अंदर हड्डियां होती है जो बहुत लचीले होती है, जैसे कि कान की हड्डी देखिए, नाक की हड्डी देखिए। तो कुछ कुछ ऐसे हड्डियां होती है जो बहुत लचीले, आप उसको मोड़ सकते लेकिन टूटेगा नहीं। तो मतलब वो है क्या, वो भी तो एक प्रकार की अस्थि है। और क्या है वह, तो वो क्या है मेरा, तो वो उपास्थि यानी कार्टिलेज है। तो ये कार्टिलेज का जो निर्माण होता है, तो देखिए इसमें यहाँ से कुछ क्वेश्चन याद करना है कि उपास्थि जो होता है उसमें मुख्य रूप से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो कोड्रीन नाम के प्रोटीन पाया जाता है। और ये कोड्रीन और उपास्थि जिस कोशिकाओं से बना होता है उसको बोलते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट। कोड्रीन क्या हो गया, तो कोड्रीन हो गया उसका प्रोटीन जिससे उपास्थि बना हुआ, जो तरल पदार्थ इसमें ये कोड्रीन नाम का प्रोटीन भरा होता है। और इसकी जो कोशिकाएं होती है वह किसकी बनी होती है, तो उस कोशिकाओं को बोलते हैं कॉन्ड्रियोब्लास्ट। अब देखिए इसके कोशिकाओं के चारों ओर, अब इसकी कोशिकाएं बनी होगी, इसके चारों ओर द्रव की तरह रचना होती है, और उस द्रव के आवरण को लैकुना कहते हैं। और जानते हैं कि जो उपास्थि होती है, उपास्थि में कोई रक्त वाहिनियां नहीं होती है, तो फिर भी यहाँ से खून आता है। तो लेकिन देखिए इस उपास्थि में रक्त वाहिनियां नहीं होती है, लेकिन इसका जो ऊपरी आवरण होता है वह वाहिनी युक्त आवरण से ढका होता है, जिसको हम लोग पेरिकोड्रियम कहते हैं। देखिए उपास्थि में कोई रक्त वाहिनियां नहीं होती है, लेकिन ऊपरी जो आवरण होता है उसमें रक्त वाहिनियां होती है, जिसका थोड़ा सा खून निकलता है। और उस रक्त वाहिनियां को क्या कहते हैं, यानी उस आवरण को क्या कहते हैं, तो
पेरिकोन्ड्रियम। पेरिकोन्ड्रियम युक्त जो आपका आवरण होता है इसी से उपास्थि में ढका होता है, लेकिन अंदर कोई रक्त वाहिनियां नहीं होती है। अब बात करते हैं हम लोग अस्थि का। तो जानते हैं कि अस्थि का अध्ययन, अस्थि यानी हड्डी, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑस्टियोलॉजी। नहीं, हमारे शरीर में कितने हड्डियों की संख्या है? तो संख्या कितने हैं? 206। तब आगे बात करते हैं इसका। तो ऑस्टियोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। ऑस्टियोलॉजी अध्ययन कहलाता है। और हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। और ऊपर ही देखे हैं कि हड्डियों और हड्डी को जोड़ने का जो काम करता है वह करता है लिगामेंट। लिगामेंट दोनों को जोड़ने का करता है। अब आगे बात करते हैं। तब इस हड्डी, तो देखिए इसका जो मैट्रिक्स था उपास्थि का वह लसलसा था, जिस कारण से इसको मुलायम कर दिया था ताकि हम इसको लचीला बन जाए। लेकिन इसका जो मैट्रिक्स होता है वो बहुत कठोर होता है, इस कारण से हम किसी हड्डी को मोड़ नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ से ये वाला हड्डी, अगर एक हड्डी लिया जाए तो इसको मोड़ नहीं सकते हैं, ज़्यादा मोड़े तो टूट जाएगा। यानी इसकी जो मैट्रिक्स होता है वह काफ़ी कठोर होता है। यानी मैट्रिक्स के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कौन सा हड्डी कितना कठोर है और कौन सा हड्डी कितना कमजोर है, कितना वह लचीला है। तो अब यहाँ बात है कि जो ये कठोर बन जाता है मैट्रिक्स कारण, तो ये मैट्रिक्स कठोर क्यों हो जाता है? तो उसमें कैल्शियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में होने के कारण उस मैट्रिक्स क्या होता है? कठोर बन जाता है, जिस कारण से हड्डियाँ भी मेरा कठोर बन जाती है। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं। तो अस्थि के बीच में ही एक गुहा होती है जिसमें अस्थि मज्जा पाया जाता है। और ये अस्थि मज्जा का मुख्य रूप से काम क्या है? तो सभी को पता है कि जो अस्थि मज्जा का काम है वह रक्त का निर्माण करना। यह कहाँ पाया जाता है? तो अस्थि की जो गुहा होती है उसी में अस्थि मज्जा पाया जाता है और इसका काम रक्त का निर्माण करना होता है। चलिए हम लोग ये देख लिए संयोजी ऊतक। अब पेशी ऊतक की बात करते हैं। पेशी ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यूज, जितने भी हमारे मांसपेशियां हैं वह सब के सब पेशी ऊतक की ही बनी होती है। मांसपेशियों की जो संख्या है वह कितने हैं? तो 6 से 39। अब मांसपेशी देखते हैं तो पेशी ऊतक भी 3 प्रकार के, एक को बोलते हैं हम लोग आरेखित, रेखित और हृदय। मतलब आरेखित पेशी या इसको हम लोग अनैच्छिक पेशी कहिए, रेखित पेशी जिसको ऐच्छिक पेशी कहिए, और एक हृदय पेशी होता है। आरेखित की बात करते हैं यानी कि अनैच्छिक पेशी, वैसे पार्ट, वैसे अंग जिस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। जैसे कि आपका बहुत सारे ऐसे हैं जिस पर मैं, जैसे कि आपका रक्त वाहिनी या ब्लड प्रेशर, इस पर मेरा कोई कंट्रोल, हम ऊपर से कोई कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं है उसका जो वो मांसपेशी जो बना हुआ है वो आरेखित पेशी का बना हुआ है। रेखित जिस पर हम मेरा अपना कंट्रोल, जैसे हम लोग चल रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, कि जो हमें बोलना है वही आवाज़ निकल रहा है, जैसे हाथ कर रहे हैं वहीं पे हाथ जा रहा है, जो लिख रहे हैं वही लिखा रहा है, मतलब इस पर बिल्कुल मेरा कंट्रोल है। तो मतलब इस तरह के जो मांसपेशियाँ बनी होगी वह बनी होगी रेखित पेशी का। और हृदय यानी कि जो हृदय मेरा बना हुआ है मुख्य रूप से वह हृदय पेशी का ही बना हुआ है। और देखिए मांसपेशी में मुख्य रूप से जो प्रोटीन पाया जाता है, यानी कहता है कि हाँ मांसपेशी किस प्रोटीन का बना होता है, तो मायोसिन नाम का बना होता है। और इसमें एक और नाम आता है सार्कोप्लाज्म। सार्कोप्लाज्म, ये सार्कोप्लाज्म है क्या? तो मांसपेशी जिस कोशिकाओं से बना होगा और यानी और जिस ऊतक से बनागा उसमें जो द्रव भरा हुआ रहता है उस द्रव को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। अब ये मेरा मस्कुलर टिश्यूज कुछ हो गया। अब बात करते हैं तंत्रिका ऊतक यानी नर्वस टिश्यूज। जानते हैं तंत्रिका ऊतक का मुख्य रूप से काम क्या है? तो मैसेंजर का काम करता है, सूचना को पहुंचाना फिर लेकर आना। और तंत्रिका तंत्र का जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या है? न्यूरॉन। अब कुछ आगे बात करते हैं तंत्रिका ऊतक का ही। और ये तंत्रिका ऊतक हमारे शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। इसकी रचना भी आप लोग देखे होंगे। कुछ इस तरह से इसकी रचना होती है।
और हमारे शरीर के हर भाग में तंत्रिका ऊतक, यानी एक से ऐसे एक हुआ और एक से दूसरा तीसरा ऐसे पूरा जुड़ा हुआ है। और इसका मुख्य रूप से काम होता है मैसेंजर को पहुंचाने की, मैसेंजर का सूचना को पहुंचाना, फिर वह सूचना को लेकर आना। तो यहाँ पर याद रखेंगे ये तंत्रिका ऊतक है, सबसे लंबी कोशिका है। तो ये भाग जो देखिए निकला हुआ रहता है, देखिए हर एक में निकला हुआ धागेनुमा रचना, इस धागेनुमा रचना को बोलते हैं डेंड्राइट्स। और ये इसका केंद्रक है। और ये वाला जो भाग होता है इसको बोलते हैं एक्सॉन। देखिए ये जो धागेनुमा रचना है इसको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। और ये जो बीच वाला जो द्रव भरा हुआ रहता है, जो मुख्य रूप से जो सूचना लेकर आता है उसको एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में भेजने का काम करता है, इसको बोलते हैं साइटोन। और हाँ देखिए, तो ये ऐसे होता है जैसे हमारा जो शरीर है, तो एक तंत्रिका दूसरे तंत्रिका से जुड़ी होगी, इसे यहाँ से फिर दूसरा तंत्रिका आपका होगा और यहाँ से इसमें आकर जुड़ा, फिर यहाँ से ऐसे निकला हुआ। तो जहाँ पर ये जोड़ होता है तंत्रिका कोशिका जहाँ पर जुड़ती है एक तंत्रिका से दूसरे तंत्रिका, उस ज्वाइंट को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन याद करने के लिए है। और उस ज्वाइंट को किस नाम से जानते हैं, तो उस ज्वाइंट को बोलते हैं साइनेप्स। जहाँ पर देखिए यहाँ पर ये धागेनुमा रचना निकला अंतिम सिरा, और यहाँ पर क्या होगा, फिर दूसरा तंत्रिका तंत्र आएगा, दूसरा तंत्रिका ऊतक होगा और इसके साथ यह जुड़ जाएगा। फिर ऐसे जुड़ते हुए क्या होता है, वह आपका मस्तिष्क से पहुंचता है और मस्तिष्क उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। तो यह जो ज्वाइंट होता है, इस ज्वाइंट को बोलते हैं साइनेप्स। साइनेप्स बोलिए या सिनेप्स बोलिए, जो तंत्रिका ऊतक को जोड़ने का काम करती है। चलिए मैं तंत्रिका ऊतक भी हो गया, और बस हम लोग आज ऊतक के बारे में पढ़ेंगे और इतना ही। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करना न भूलें।